Hello everyone, today we are going to discuss about class 8 chapter 2 of history from trade to territory. In this video we have to start the topic the policy of paramountcy. अब इसमें क्या था, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे वो गवर्नर जनरल थे इंडिया के कब 1813 से लेके 1823 में, और उन्होंने ये पॉलिसी करी थी. The company now claimed that its authority was paramount or supreme, and it would annex any kingdom to protect its interest. अब ये क्या था, पैरामाउंटेसी में क्या था कि जो कंपनी थी वो कंपनी ने एक क्लेम करा था कि जो उसकी अथॉरिटी थी वो बहुत ही सुपीरियर थी और वो किसी भी इंडियन किंगडम को ले सकती है, एनेक्स कर सकती है, छीन सकती है. क्या करने के लिए? टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट. और ये अब जो पॉलिसी थी वो किसने इसका अपोज करा? रानी चेन्नम्मा ऑफ कित्तूर. कित्तूर कहाँ पे था? इन कर्नाटका में था ये. अब ब्रिटिश जो थे उन्होंने इसकी स्टेट को मतलब एनेक्स करने की कोशिश करी, लेकिन और उसके इन्होंने जो रानी चेन्नम्मा थी उन्होंने ब्रिटिश का अपोज करा और फिर वो 1824 में अरेस्ट की गई और जेल में ही 1829 में उनकी डेथ होगी. और ये जो स्ट्रगल था ये किसने मतलब आगे करा? और रयन्ना एक चौकीदार थे ऑफ किसके? संगोलियन कित्तूर. और जो रयन्ना था उनको भी फांसी दी गई थी कब? 1830 में. कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर. अब क्या था कि जो आफ्टर एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ territorial expansion, the British thought about the protection of their newly acquired province. अब ये क्या था कि जो एग्रेसिव पॉलिसी बनाई थी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, तो ब्रिटिश ने सोचा कि उनको भी अपनी जो नई प्रोविंस लिया उनको भी प्रोटेक्शन करनी होगी. तो उन्होंने देवर वो किससे मतलब क्या था, उनको क्या डर था कि जो फ्रेंच, रशियन और अमेरिकन थे वो क्या होता उन पर मतलब हमला ना कर दें और जो उनकी नई वो थी प्रोविंस उनको ले ना लें. ठीक है, तो फिर इट वाज नाउ इम्पोर्टेंट. तो अब उनको मतलब बचाना एक इम्पोर्टेंट था उनके लिए, क्योंकि वो कहाँ थे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटीज थे इंडिया के. और फिर इससे क्या, दो वॉर हुई थी किसके साथ? अफ़गानिस्तान के. फर्स्ट अफ़गान वॉर, सेकेंड अफ़गान वॉर. और ये था कि इसके बाद एक परमानेंट ब्रिटिश रेजिडेंट हो गया था कहाँ पे? कबूल में. द एनेक्सेशन ऑफ सिंध वाज इम्पोर्टेंट फॉर डिफेंस ऑफ इंग्लिश टेरिटरीज फ्रॉम रशियंस. अब जो था एनेक्सेशन ऑफ सिंध था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था किसके लिए? फॉर द डिफेंस ऑफ इंग्लिश टेरिटरी फ्रॉम रशियंस. ठीक है. अब और कुछ मतलब शांति जो संधि करने के बाद जो आर्मी थी सिंध की वो बहुत ही वीक हो गई थी और फिर जो वो अंडर ले ली गई थी, मतलब ब्रिटिश ने अपने अंडर ले ली थी कब? 1843 में. और जो बुर्मा थी वो भी इंडियन एम्पायर में ले ली गई थी कब? 1785 में. गुरखास ऑफ नेपाल, उन्होंने भी बहुत ही मतलब लड़े वो इंग्लिश से. फिर उन्होंने एक ट्रीटी करी मतलब वो फोर्स किए गए ट्रीटी करने के लिए. ट्रीटी ऑफ साउगोली कब? 1816 में. और फिर उनको अपनी डिस्ट्रिक्ट में सरेंडर करनी पड़ी. कौन सी? खरवल, कुमाऊन किसको? ब्रिटिश को देनी पड़ी. और जो लार्ज पोर्शन था तराई का वो भी ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था. फिर था एनेक्सेशन ऑफ पंजाब. तो पंजाब एक सबसे बड़ा मतलब था और इंडिपेंडेंट स्टेट था जो मतलब ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं आया था. और वो किससे रूल किया जा रहा था? रंजीत सिंह में. और फिर उन्होंने एक मतलब ट्रीटी साइन करी. कौन सी? परपेचुअल फ्रेंडशिप. किसके साथ? ब्रिटिश के साथ. और उसने मतलब रंजीत सिंह ने एक आर्मी मेंटेन करी एंड एफिशिएंट आर्मी एंड एम्प्लॉयड यूरोपियन इन हिज स्टेट. और कुछ यूरोपियंस को भी मतलब अपनी स्टेट में लिया.
एम्प्लॉय बनाया जैसे कि। फिर जो रंजीत सिंह के डेथ के बाद 1830 में पंजाब किसके मतलब उसके बाद जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी पंजाब की वो भी अनस्टेबल थी, और उसके बाद किसने मतलब संभाला, दिलीप सिंह ने 1843 में। वो कौन थे, माइनर सन थे राजा रंजीत सिंह के, और वो एक प्रोक्लेम्ड रूलर थे। अब उनको बस पता चल गया था ब्रिटिश को भाई अब ये सही टाइम है तो वो अपना पंजाब पे कंट्रोल बना सकते हैं। तो फिर उन्होंने 2 वॉर लड़ी, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और सेकंड एंग्लो सिख वॉर, और जो पंजाब था वो फिर एनेक्स कर लिया गया था 1849 में, ब्रिटिश के अंडर आ गया था। और जो दलीप सिंह था उसको कहाँ भेज दिया था, इंग्लैंड भेज दिया था, इंग्लैंड भेज दिया था पढ़ने के लिए, वाज एंटाइटल्ड टू अ पेंशन, और पेंशन के साथ भेजा था। कितने पेंशन दी थी, $50,000 पर एनम, मीन्स एक साल में $50,000 उसको भेजे जाते थे। और वो किससे अब जो पंजाब था वो किससे एडमिनिस्ट्रेट कर दिया था, बोर्ड ऑफ कमिश्नर से। फिर आती है सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम। अब जो लॉर्ड वेस्ले थे वो गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1798 में, और उनका एक मेन टारगेट था कि वो ब्रिटिश को मतलब अपना his main target was the expansion of British domains in India and subjection of Indian states. अब वो क्या चाहता था कि जो ब्रिटिश है इंडिया में, ब्रिटिश अपना कंट्रोल बनाए इंडिया पे और इंडियन स्टेट्स पे। तो वो इसके फेवर में नहीं था कि वो ट्रीटी करे कुछ, तो वो और कोई पॉलिसी करे नॉन इंटरवेंशन की। तो उसकी इस नीड को फुलफ़िल करने के लिए उसने एक पॉलिटिकल एम्बिशन बनाया। उसकी मतलब पॉलिटिकल एम्बिशंस को फुलफ़िल करने के लिए उसने एक सिस्टम बनाया, सब्सिडायरी अलायंस। अ स्टेट अंडर दिस सिस्टम हैड टू, मतलब कि इसमें जो स्टेट है उसको अपना एक्सटर्नल रिलेशन कंपनी की देख रेख में छोड़ना पड़ेगा, और अगर उन्हें कोई भी मतलब संधि या कुछ भी करना है दूसरे स्टेट से तो पहले उसको कंपनी की परमिशन लेनी होगी। उसका स्टेट है फिर भी उसको मतलब कंपनी की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फिर स्टेट वाज टू एक्सेप्ट और ब्रिटिश रेजिडेंट, अब ब्रिटिश भी उसके दखलंदाजी कर सकता है हेड क्वार्टर पे उसके स्टेट की, और और फिर इसके बदले में जो कंपनी है वो स्टेट को बचाएगी जो भी फॉरेन इन्वेशन से, मतलब कि कोई फ्रेंच ने अटैक करा तो बचाएगी, डच ने करा तो बचाएगी, मतलब कोई भी या फिर कोई और स्टेट उस पर अटैक करती है तो बचाएगी, ठीक है। और फिर ये बहुत ही मतलब वो बेनिफिशियल रहा किसके लिए, ब्रिटिश के लिए। जो इंडियन प्रिंसेस थे वो उनके पास था कि वो ब्रिटिश के साथ हैंड जॉइन करे, नहीं तो फिर वो कंपनी उनके पास उनके सामने लड़ाई करने आ जाती, फिर वैसे ही हार जाते थे। और उस ब्रिटिश को इससे चांस मिल गया कि वो अपनी टेरिटरी आगे और बढ़ा सकते हैं। और फिर ये इसकी वजह से ब्रिटिश को मतलब इंडियंस को अपना एक इंटरफेरेंस मिला कि वो ब्रिटिश जो है जो हर दिन के जो उनके अफेयर्स होते थे मामले होते थे उनमें भी जो ब्रिटिश थे उसके बीच में इंटरफेरेंस करते रहते थे। और फिर उन्होंने मतलब इंडियंस रूरल थे उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन तो खो ही दिया और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी खो दिया। जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद था, रूलर थे मसूर के, नवाब ऑफ ओध, पेशवा और सिंधिया, ये चीफ रूलर थे जिन्होंने मतलब सब्सिडायरी अलायंस को मतलब करा, एक्सेप्ट करा। फिर आता डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अभी जो इसके दौरान जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के वो कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी ने ही मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करी थी ताकि वो इंडियन स्टेट्स के मतलब वो कर सके, अनेक्स कर सके, मतलब छीन सके। अब इसके अकॉर्डिंग जो था, अगर कोई भी एक रूलर है जो इंडिपेंडेंट स्टेट है और वो उसके पास कोई लेजिटिमेट मतलब कोई लेजिटिमेट मतलब कि एक लॉफुल कानूनी कोई भी मतलब उनका कोई हायर नहीं है थ्रोन के लिए, तो फिर वो उसकी जो स्टेट है वो बिना मतलब सीधा ही उसकी मतलब ब्रिटिश की कंट्रोल में आ जाएगी या फिर छीन ली जाएगी। और फिर ये अगर कोई अडॉप्टेड सन है तो वो भी नहीं चलेगा, मतलब कि जो अडॉप्टेड सन होगा तो वो इसका मतलब क्या है,
An adopted son was entitled to use the personal property of the deceased ruler but not his royal status. अब इसमें क्या आता है कि जो अडॉप्टेड सन है वो तो यूज़ कर मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी ले सकता है थोड़ी बहुत, लेकिन वो रॉयल स्टेटस नहीं कर सकता उसका पूरा कुछ भी ना। ऐसे ही ब्रिटिश ने कौन सी स्टेट्स करी थी, एनेक्स करी थी? सतारा, जयपुर, संबलपुर, भगत, उदयपुर, नागपुर, झांसी, किसके अंडर? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से इन्होंने सारी एनेक्स कर ली थी। और फिर जो लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी स्टेट को एनेक्स करा था? स्टेट ऑफ ऊथ को करा था 1856 में, बाय जस्टिफाइंग दैट दिस वुड फ्री इट्स पीपल फॉर मिस रूल एंड मिस गवर्नेंस। फिर आता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश। अब इसमें क्या था? इन ऑर्डर टू ascertain their command over newly acquired territory, it was necessary for British to evolve an efficient system of administration. अब इसमें क्या था कि जो एक मतलब आर्मी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एक नई नई टेरिटरी ली थी तो उसमें उनको एक एफिशिएंट सिस्टम चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन का। तो फिर लॉर्ड क्लाइव थे, उन्होंने एक मतलब ड्यूअल सिस्टम करा जिसमें क्या था कि ब्रिटिश मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करेगा लेकिन वो कोई भी काम नहीं करेगा। मतलब एक स्टेट है उससे कोई भी रेवेन्यू कलेक्ट करेगा लेकिन वो कोई भी काम नहीं करेगा उस स्टेट के लिए। तो और ये मतलब कि क्या था कि ब्रिटिश के लिए तो पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन ये मतलब ये अच्छा रिजल्ट नहीं आया किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेशन एंड बंगाल में हुआ था ये, तो फिर ये मतलब उसके लिए अच्छा नहीं हुआ और बंगाल के लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू बन गया। और जो वैरन हेस्टिंग थे उन्होंने इसको मतलब क्या करा? इसको अबॉलिश करा, इसके खिलाफ हुए वो। और फिर जो ब्रिटिश की जो टेरिटरी थी वो किस में डिवाइड थी? 3 प्रेसिडेंसीज में डिवाइड थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। ठीक है। और फिर था कि जो गवर्नर जनरल थे वो सुप्रीम थे, हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। वैरन हेस्टिंग जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे उन्होंने मतलब द प्रोविंस वर फर्दर, जो प्रोविंस थी वो आगे डिवाइड हुई थी डिस्ट्रिक्ट्स में। ईच डिस्ट्रिक्ट के पास हर एक डिस्ट्रिक्ट के मतलब कलेक्टर होता था। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज कलेक्टर मतलब जो एक डिस्ट्रिक्ट है वो कलेक्टर के अंडर होती थी। इट वाज his duty to maintain peace, law and order in his district। अब कलेक्टर की ये ड्यूटी होती थी कि वो मतलब एक पीस, लॉ और ऑर्डर बनाए उस डिस्ट्रिक्ट में और रेवेन्यू कलेक्ट करे और टैक्सेस कलेक्ट करे। ही परफॉर्म दीज फंक्शन विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर एंड लोकल दरगोहास। जो ये मतलब फंक्शन किसके मतलब साथ परफॉर्म करता था? किसकी हेल्प के साथ? जजेस, पुलिस ऑफिसर और लोकल दरगोहास। फिर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन आया 1772 में। वैरन हेस्टिंग ने जुडिशियल रिफॉर्म करा था इंट्रोड्यूस। हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास एक दीवानी अदालत होती थी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक दीवानी अदालत और एक फौजदारी अदालत होती थी। दीवानी अदालत में सिविल कोर्ट, मतलब यहाँ पे कोई भी सिविल कोर्ट है ज़मीन के साथ या फिर कोई भी। और फौजदारी मतलब क्रिमिनल कोई क्राइम करा हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर आता है दीवानी अदालत। दीवानी अदालत वाज प्रेसिडेंट ओवर बाय कलेक्टर। कलेक्टर के अंदर होती थी। हिंदू मुस्लिम जो लॉज थे वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही मतलब करे जाते थे। पंडित और मौलवीज इंटरप्टेड द इंडियन लॉज। ये इंटरप्ट किए जाते थे इंडियन लॉज में, पंडित और मौलवीज। फिर आता था फौजदारी अदालत, ये क्रिमिनल कोर्ट भी कहा जाता था इसे। और ये किससे प्रेसिडेंट की जाती थी? प्रेसिडेंट इंडियन ऑफिसर्स जो कंपनी की तरफ से काम करते थे। और ये क्या करते थे? दे गॉट असिस्टेंस फ्रॉम क्वासिस एंड मुफ्तीज। फिर आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का एक सुप्रीम कोर्ट, अ न्यू सुप्रीम कोर्ट एंड अ कोर्ट ऑफ अपील वर सेटअप एट कोलकाता। अब क्या था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 के अकॉर्डिंग एक सुप्रीम कोर्ट और एक कोर्ट ऑफ अपील कहाँ पे सेट हुए? कोर्ट ऑफ अपील मतलब सरदार निजामत अदालत कहाँ पे सेटअप हुए? कोलकाता में। और जो इन 1775 11 हिंदू पंडित कंपाइल्ड अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ बेस्ड ऑन धर्मशास्त्र। जो 11 हिंदू पंडित थे वो मतलब हिंदू लॉज के बेस पे थे और बेस्ड ऑन
कंपाइल टू डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज ऑन बेस्ड ऑफ धर्मशास्त्र, उनको मतलब कंपाइल करा गया हिंदू लॉज को मतलब डाइजेस्ट करने के लिए किसके बेस पे, धर्मशास्त्र के बेस पे। दिस डाइजेस्ट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय N.B. Holt, और एक कोड होता था मुस्लिम लॉज का वाज कंपाइल्ड बाय 1778। फिर 1883 में एक लॉ कमीशन अपॉइंट हुआ, और ये एक टास्क था कि इट वाज द टास्क गिवन ऑफ कॉडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज, एक टास्क दिया जाता था किसके लिए, कॉडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज के लिए। और उसके साथ साथ एक इंडियन पैनल कोड भी कंपाइल हुआ, दैट लेड इंडिया आइडल ऑफ वन लॉ फॉर ऑल, एक ही लॉ है सबके लिए, ठीक है। ये इसका आइडियल हुआ था, लेड हुआ था ये। और फिर ये एक क्या होता था कि दिस meant that one uniform law would be applicable for both Indian and English in matters of jurisdiction। अब इसमें क्या होता था कि जो लॉज बनाए जाते थे वो दोनों के लिए होते थे, इंडियंस के लिए और इंग्लिश के लिए भी। किस मेथड में, जुरिस्डिकेशन के मेथड में। अब आर्मी आई, और इन ऑर्डर टू हैव साउंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक मतलब साउंड सिस्टम को मतलब करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के ये नेसेसरी था कि ब्रिटिश के पास एक एफिशिएंट आर्मी हो, और जो आर्मी थी उसको मतलब चेक रखना था फॉरेन इन्वेजन पे, कोई भी मतलब वो अपना अटैक ना करे। इंटरनल रिवॉल्ट्स ऑफ रूलर्स, एक्सपेंशंस ऑफ मतलब कि जो कंट्री के एक्सपेंसेस है उस टेरिटरी के जो एक्सपेंसेस है उस पर, और मतलब कि उसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी में मतलब शांति बनी रहे। जो आर्मी थी वो मतलब इंडियन सोल्जर्स की होती थी, या फिर सिपाही भी कह सकते हैं उसे हम। और जो हायर रैंक थी वो किसके लिए होती थी, ब्रिटिश के लिए। और इंडियन थे वो सिर्फ एक सूबेदार की रैंक तक ही हो सकते थे, बाकी ऊपर की जो सारी पोस्ट थी वो ब्रिटिशर्स के लिए थी। जो मतलब ज़्यादातर जो मतलब अटेंशन किसको दी गई, इन्फेंट्री रेजिमेंट को दी गई। इन्फेंट्री मतलब कि जो सेना पैदल चलती थी, ठीक है। जो सोल्जर थे वो मतलब यूरोपियन मेथड में ट्रेन किए गए वारफेयर के, और उनकी लाइफ्स को बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन बना दिया। और उनको मतलब नए नए वारफेयर के जो वेपन होते थे उनसे, जैसे मस्कट्स और मैचलॉक्स, उनसे फेमिलियर बनाया गया। द आर्मी ऑफिसर्स इन बंगाल वर पेड मोर देन द काउंटर पीटर इन बम्बई एंड मद्रास। जो आर्मी ऑफिसर्स थे जो इन बंगाल, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको बहुत ज़्यादा दिए जाते थे पैसे, जो कि मतलब किन से ज़्यादा काउंटर पार्ट्स होते थे बंगाल और मद्रास में, ठीक है। फिर आता है पुलिस। गवर्नर जनरल थे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने ये रेगुलर पुलिस फोर्स करा इंडिया में। 1792 में हर एक डिस्ट्रिक्ट को थाना में डिवाइड किया गया। जो दरोगा था वो एक हेड का थाना होता था, हेड का है, जो दरोगा था वो हेड होता था थाना का। He was assisted by policemen in the maintenance of law, और वो किससे असिस्ट किया जाता था, पुलिसमैन से, in the maintenance of law and order। The zamindar were deprived of the task of maintaining peace in districts. The daroga was usually an Indian। अब क्या था, जमींदार को मतलब एक टास्क दिया जाता था कि वो पीस बनाए रखे, शांति बनाए रखे डिस्ट्रिक्ट में, और जो दरोगा होता था वो एक इंडियन होता था यूजुअली। जो दरोगा होते थे अलग अलग पुलिस स्टेशन के, वो किसके अंडर होते थे, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट एसपी के अंडर। वो कौन होता था, एक ब्रिटिशर होता था। चौकीदार वॉचमैन, जो वॉचमैन होते थे वो किसकी देख रेख करते थे, विलेजेस की। कोटवाल मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन टाउन्स, जो कोटवाल होते थे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे टाउन में। जो पुलिस थी वो किसके लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल थी, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर के लिए, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर। और जो प्रोटेक्शन करती थी वो थीव, डकैत और थग से, और सेफ्टी बनाए रखी ताकि हाईवेज की
द पुलिस ऑफन रिजॉर्टेड टू वायलेंस, करप्शन, ब्राइबरी। जो पुलिस थी, मतलब पुलिस मतलब किसके ऑफन थी, ऑफन रिजॉर्टेड टू किसके रिजॉर्टेड थी, वायलेंस, करप्शन और ब्राइबरी की, ठीक है। ऑफन इट बिकम अ डिस्ट्रेस फॉर पीपल, ये एक डिस्ट्रेस बन गया पीपल के लिए, और वो टॉर्चर किए जाते थे और मारे जाते थे इन द नेम ऑफ मेंटेनिंग पीस को मेंटेन करने के नाम पे वो टॉर्चर किए जाते थे और मारे जाते थे। और एजुकेशन की कमी थी, उनकी पुअर सैलरी थी और एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, ठीक है। और फिर आता था एज कंपेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स were the main factor responsible for the conduct of police। तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।